हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चल रहा था। पिछले लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आखिर दो एटम्स आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और अगर बॉन्ड बना भी लेते हैं तो बॉन्ड बनाकर उनको ऐसा क्या मिल जाता है जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि वो चाहते हैं वहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना। स्टेबल कैसे करते हैं, क्योंकि उनका एक ही सपना है कि वो एक नोबेल गैस की तरह NH2NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रख ले, मतलब उनकी भी ऑक्टेट आखिरी शेल में कंप्लीट हो जाए। और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर बॉन्ड्स की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की अगर लिस्ट की बात करते हैं, जहाँ पर आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक बॉन्ड्स हो जाते हैं। कुछ वीकर बॉन्ड्स की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा और वंडर वाल फोर्सेज आ जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पर पिछले डर पे मैंने आपको कौशल लेविस का अप्रोच बताया था, उनका क्या कहना था बॉन्डिंग को लेकर के। उनका ये कहना था हर एक एलिमेंट्स के पास वो क्वालिटी होती है जिससे कि वो भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। यही उनका ऑक्टेट रूल भी कहलाता था। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते थे, और कुछ ऐसे थे ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने लगते थे आखिरी शेल में से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। फिर मैंने आपको वो भी स्टार्ट कर दिया था और कहा था कि आयनिक बॉन्ड से पढ़ते हैं, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड भी कहते थे। और आयनिक बॉन्ड्स मैंने आपको कहा था कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता था। मेटल इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करता था और नॉन मेटल उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करता था। मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन होता था जिसको कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने कहा था बॉन्ड ही खुद एक अट्रैक्शन ही होता है। तो आपको बताया था वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। और आपको ये बताया था कि अगर हम जानते हैं दो लोगों के बीच में मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है, तो अगर हम एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे मेटल हमारा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो, या फिर अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव के रेस्पेक्ट में बोले तो हमारा मेटल बहुत ही कम इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, लेकिन हमारा नॉन मेटल बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब उनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड्स वहाँ पर बनेगा। फिर मैंने आपको एक आखिर में एक टर्म और बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो कहा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, और नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। या फिर एनसीईआरटी के लैंग्वेज के हिसाब से बोले कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, और नॉन मेटल के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ये सारी चीज़ें हुई थी। आज यहीं पर यहीं से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स का बचा हुआ है, वो देखते हैं यहाँ पर। चलो आते हैं यहाँ पर देखते हैं। आज का लेक्चर जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है लैटिस एनर्जी से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पर, अब बताओगे लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होगा इसको समझते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन, पिछले लेक्चर पे बताया था, कभी भी कोई बॉन्ड बने, चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चाहे वीक बॉन्ड हो, अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये मान के चलो हीट बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर रिलीज होगी। क्योंकि बॉन्ड, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ऑलवेज क्या हो जाता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। हीट बाहर निकाल करके अपने एनर्जी लेवल को कम करके तब बॉन्ड्स बनाया जाता था। वैसे आपको कहता है कि अगर आयनिक बॉन्ड्स बन रहा है, कैटायन एनायन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, भाई यहाँ पर भी तो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर लैटिस एनर्जी। लेकिन इसको सही से डिफाइन करें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, जब गैसियस कैटायन हो, गैसियस एनायन, ठीक है, किस फॉर्म में हो कैटायन एनायन, हमारे गैसियस फॉर्म में, गैसियस कैटायन और कहता है गैसियस एनायन जब आपस में मिल करके एक मोल आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करे, उस दौरान जो भी हीट इवॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इस बात का याद रहे, हमारे जो कैटायन एनायन, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन किसने निकाला, मेटल ने, बन गया क्या कैटायन। इलेक्ट्रॉन किसने लिया, नॉन मेटल, एक्सेप्ट कर क्या बन गया, एनायन। अब कैटायन और एनायन के बीच में तो लगा हो रहा है, लेकिन क्या कैटायन सॉलिड फॉर्म के होंगे, कैटायन एक्वस फॉर्म के होंगे, या फिर जो कैटायन एनायन हमारे जो आयंस है जो आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं वो कौन सी फिजिकल स्टेट में होंगे। तो याद रखना वो गैसियस होने चाहिए। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन आपस में मिल करके क्या गैसियस सॉलिड बना है, नहीं नहीं नहीं, गैसियस आयनिक कंपाउंड नहीं। अब बताओगे आयनिक कंपाउंड तो हो, लेकिन वो कैसा हो, सॉलिड फॉर्म में, कहाँ, गैस से फिर सॉलिड। तो याद रखना, इसीलिए डेफिनेशन में याद रखना, एक एक लाइन का यहाँ पर वैल्यू है। गैसियस कैटायन गैसियस एनायन आपस में मिल करके एक मोल आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करे, उस दौरान जो भी हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं वहां पर, लैटिस एनर्जी। चलो देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशंस और ये इनके कॉन्सेप्ट्स। कहा गया, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसियस कैटायन, कैसे कैटायन हो, गैसियस, एंड गैसियस एनायन आर कंडेंस्ड टुगेदर टू गिव 1 मोल आयोनिक
आयोनिक सॉलिड होना चाहिए, मतलब यहाँ पर फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर M+ नाम का गैसियस कैटायन था, X- नाम का गैसियस एनायन था। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं वहाँ पर 1 मोल आयोनिक सॉलिड। हमारा जो प्रोडक्ट्स बने कितना मोल बने, 1 मोल बने, वो भी अपने सॉलिड स्टेट में आए। तो उस दौरान नेट जितनी भी हीट निकली होगी उसी को हम कहते हैं, उसका क्या हीट निकल रही, तो आपको बताया डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, और उसी हीट को जो रिलीज हुआ उसी को हम कहते हैं उसकी लैटिस एनर्जी। हाँ समझो, तो इस बात का ध्यान रहे, गैसियस कैटायन गैसियस एनायन आपस में मिल करके 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करे, उस दौरान जो भी हीट रिलीज होगी उसी को लैटिस एनर्जी कहा जाता है। और याद रखना यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, मैंने आपको पिछले टर्न पे एक बात बताया, एक एग्जाम्पल ही बताया था कि 2 एटम्स आपस में 10 किलो जूल एनर्जी निकाल रहे हैं, फिर 20 निकाल रहे, कोई 30 निकाल रहे, कोई 40 निकाल रहा है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 एटम्स या फिर 2 लोग जो आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, वो जितनी मैक्सिमम एनर्जी बाहर रिलीज करके बॉन्ड बनाएंगे उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। वैसे गैसियस कैटायन गैसियस एनायन आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हीट निकल रही, अगर हीट ज़्यादा निकल रही है तो क्या ये आयनिक बॉन्ड मजबूत होगा कि कमजोर, अब बताओ कि मजबूत होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा हीट निकाल करके वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब क्या बोलना चाहता है यहाँ पर कि अगर हम लैटिस एनर्जी को देख ले, 4 लोग आयनिक बॉन्ड बनाए, ABCD से 4 लोग का हमने बता दिया ये लोग आयनिक बॉन्ड बना रहे और इतनी लैटिस एनर्जी है, हमसे पूछ लिया जाए बताओ इन चारों में से किसकी आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, हम सबके क्या देखेंगे, लैटिस एनर्जी। कहेंगे भाई जो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी दे रहा है, ठीक, हम कहेंगे इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व करके तब बॉन्ड बना रहा है। जितना ज़्यादा हीट इवॉल्व किया मतलब उतना कम से कम नीचे एनर्जी लेवल पे आकर के बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। और कहने का मतलब कि अब अगर लैटिस एनर्जी को देख करके हम जान चुके कितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड मजबूत होगा, तो हम साथ साथ ये भी तो कह सकते हैं ये कैटायन एनायन के बीच में जितना ज़्यादा लगाव होगा, याद रखना ये कैटायन है एक एनायन, इनके बीच में जितना ज़्यादा लगाव, ज़्यादा से ज़्यादा लगाव होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी। तो इसका मतलब ये ज़्यादा करीब आएंगे तो ज़्यादा हीट निकालेंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम लैटिस एनर्जी को देख करके उन चारों का अगर 4 लोग का दे दिया जाए तो हम कहेंगे जहाँ पर लैटिस एनर्जी ज़्यादा, वहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पर कैटायन आयन के बीच में लगाव भी ज़्यादा था। जब कैटायन आयन के बीच में लगाव बहुत ज़्यादा होता है जो आयनिक सॉलिड बनता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा लगाव होगा मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब से आएंगे, और जितना ज़्यादा करीब आएंगे उतना वो कठोर होते चले जाएंगे हमारे आयनिक सॉलिड्स। इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो उनकी हार्डनेस भी ज़्यादा, और किसी की हार्डनेस कठोरता ज़्यादा होगी तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन 2 चीज़ें जो है कम होंगी, एक होगा वाटर सॉल्युबिलिटी और वोलेटिलिटी, वेपर बनाने की टेंडेंसी और पानी में घुलने की टेंडेंसी। अगर वो बहुत ज़्यादा आयनिक होते चले जा रहे हैं तो पानी में घुलने की क्वालिटी उनकी थोड़ी कम हो जाएगी, और उनके वेपर बनाने, हीट करते हैं ना कोई हम किसी को तो अपना वेपर बनाता है, तो वेपर बनाने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो लैटिस एनर्जी को देख करके किसी भी आयनिक कंपाउंड्स का तो हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। आपको ये कहता है कि लैटिस एनर्जी, याद रखना, कह रहे कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है उसको बताने का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर, आप बताओगे लैटिस एनर्जी। तो इसीलिए डायरेक्टली, और साथ साथ डायरेक्टली इसके और कौन है, ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन, कैटायन और आयन के बीच में कितना लगाव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, लैटिस एनर्जी। मतलब लैटिस एनर्जी जिसका ज़्यादा उसके कैटायन और आयन के बीच का लगाव भी ज़्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी कंपाउंड की ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ऐसा, तो थर्ड पॉइंट्स कहता है वो हार्डनेस के भी क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैटायन आयन के बीच में कितना लगाव होगा, ज़्यादा लगाव होगा तो ज़्यादा लैटिस एनर्जी, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा वहाँ पर हार्डनेस होगा। इसलिए हार्डनेस की भी डायरेक्टली है। और याद रखना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब मेल्ट कराने के लिए और बॉयल कराने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ता है, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो ये भी क्या हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान देना है, 2 टर्म्स और जो लैटिस एनर्जी के क्या हो जाते हैं यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो एक तो आपको कहता है वोलेटिलिटी, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स और वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मतलब जल्दी बॉयल करना नहीं चाह रहे तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो वेपर बनाने की टेंडेंसी, वोलेटिलिटी का मतलब वेपर बनाने की क्वालिटी, वेपर बनाने की एबिलिटी वो कम हो जाती है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसके डायरेक्टली है तो वोलेटिलिटी इन्वर्सली। और याद रखना साथ ही साथ अगर बहुत कठोर आयनिक कंपाउंड्स बनता चला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शंस है, क्योंकि वहाँ पर उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी कम,
तो इसलिए याद रखना कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, लैटिस एनर्जी की डायरेक्टली, ओवरऑल अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज ये भी डायरेक्टली, हार्डनेस की भी डायरेक्टली, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की भी डायरेक्टली, लेकिन वोलेटिलिटी और वाटर सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली। अगर ये ज़्यादा होगा तो वेपर बनाने की इनकी टेंडेंसी कम होने लगी, अगर ये ज़्यादा होगा तो आप बताओ कि इनके वाटर में घुलने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर था लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आपको पता है कि होता क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं हमारे पास दो लोग हैं, थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं। एक M+ नाम का कैटायन है और X नाम का एनायन। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सवाल आता है इनके बीच में कितना लगाव होगा, ज़्यादा लगाव तो ज़्यादा लैटिस एनर्जी है कि नहीं, और कितना लगाव होगा इसके लिए कूलॉम ने आपको समझाया था भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। उसके बाद आपको पता, अगर ये दो चार्ज होते हैं तो हमें पता है Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यही तो बताया गया था। अगर वो अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा। हम तो अपोजिट चार्ज पे बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती है। और अगर आपको पता है, याद रखना, लैटिस एनर्जी ज़्यादा मतलब इसका मतलब क्या है, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, यही तो हुआ, ये फोर्स को ही तो बता रहे हैं। इन दोनों के बीच में ज़्यादा लगाव होगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी, कम लगाव तो कम हीट निकलेगी। तो इस हिसाब से अगर लैटिस एनर्जी की बात आती है तो हमने देखा कि यहाँ पर Q1 Q2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इतना तो आपको पता होगा। Q1 Q2 क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव वाले कैटायन का चार्ज इंटू एनायन का चार्ज, और यहाँ पर R इसको इनके बीच की दूरी थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब लैटिस एनर्जी बांध लेते हैं, हमें 2-4 लोग दे दिए गए हैं और कहा गया कि उनकी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करके दिखाओ, तो हम लैटिस एनर्जी बराबर क्या करेंगे, डायरेक्टली Q1 Q2 कैटायन और एनायन के ऊपर जो भी चार्ज है उनके चार्ज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पर Q1 Q2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी हम बताएंगे उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब दूसरा मैटर, कल को पता चले 4-5 लोग दिए थे यानी कंपाउंड, पूछा कि लैटिस एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो हमने देखा सबके लिए Q1 Q2 की वैल्यू सेम आ रही, सेम कैटायन और एनायन के ऊपर, सभी में कैटायन एनायन के ऊपर सेम सेम चार्ज है, तो जाहिर सी बात है Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन भी सेम आएगा। तो अगर पहला कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाता है तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और दूसरे कॉन्सेप्ट जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैटिस एनर्जी 1/r², r मतलब साइज का स्क्वायर। यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें या फिर कह सकते हैं कि वहां पर क्या कर जाते हैं कि उनके एटम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कैटायन या फिर एनायन। अगर उनके एटम की साइज, क्योंकि ज़्यादातर आपको जब ये क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि हमें कोई वैल्यू तो नहीं निकालनी, बस वहाँ पर एक ऑर्डर अरेंज करना होता है, उसमें से कोई न कोई या तो कैटायन वाला सब में कॉमन होगा जिसमें आपको देखा जा रहा है, या तो एनायन वाला सब में कॉमन होगा। जो कॉमन होगा उसकी साइज नहीं देखी जाएगी, जो डिफरेंट हो रहा है चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, हम उनकी ही साइज को देखेंगे, और जिसकी साइज बड़ी होती चली जाएगी उसकी लैटिस एनर्जी घटती जाएगी। अभी मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन याद रखिए पहले हम Q1 Q2 देखेंगे, अगर ये फेल होता है तब यहाँ पर आते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको देख रहे हैं, ये पहला और ये क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पर आपको ये बताया कि NaCl है, MgCl2, Mg और Al2O3 है। ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं Q1 Q2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं +1 चार्ज है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर Mg2+ है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2+ Mg के ऊपर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2- Al2O3 में आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ ऑक्सीजन के ऊपर -2। कुछ यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स लिखे गए थे, कहा गया लैटिस एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करो। हम कहेंगे पहले हम Q1 Q2 का कॉन्सेप्ट समझे, हम पहले यही लगाएंगे, उनके चार्ज 1+ और 1-, 1 × 1 अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाता है, 1 ही आ जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं 2 × 1, देखो हम एक का ही देखेंगे वहाँ पर, तो बताओ कि एनायन के ऊपर 1 ही माइनस चार्ज है, भले वो 2 हो 4 हो, तो हम एक के ऊपर कितना आता है वो देखना है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 2 आ जाता है। और इनके पास एक कैटायन के ऊपर 2, एक कैटायन के ऊपर 2 माइनस, तो बताओगे 2 × 2 = 4, कैटायन के ऊपर +3, एनायन के ऊपर -2, 3 × 2 = 6, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो हमने देखा Q1 Q2 को अगर हम चार्ज देखते थे तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनसे ज़्यादा यहाँ पर, इनसे ज़्यादा यहाँ पर, इनसे ज़्यादा यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर लैटिस एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम हमें वो देखने को मिलता है। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ LiF, NaF, KF, RBF, CSF, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाता है।
अगर Q1 Q2 की बात करते हैं, हमने कहा भाई देखो काम करो, सबसे पहले हम Q1 इंटू Q2 की बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर हर जगह प्लस चार्ज के नंबर कितने 1, माइनस चार्ज के नंबर कितने 1, तो सब जगह प्लस और माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब U1 इंटू 1 बराबर आपका 1 ही आ जा रहा है। मतलब Q1 Q2 तो कह रहा भाई हम तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे लैटिस एनर्जी, अब कोई और कॉन्सेप्ट हो तो लगा लो। तो हमने कहा ठीक है, तुमने डिसाइड करोगे, हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देखो एनायन की साइज की अगर बात करते हैं, सब में F माइनस F माइनस F माइनस है, तो एनायन तो सब में कॉमन है, तो उसकी साइज से कुछ नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अब बचता है कैटायन, और हमें पता है लैटिस एनर्जी का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा वो था 1/r²। ठीक है, r² की क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये सब के सब सेम ग्रुप में है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और आपको पता होगा कि नीचे जाते हैं तो इनकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज करती चली जाती है, और साइज अगर बढ़ती जाएगी तो लैटिस एनर्जी घटती जाती है। इसलिए साइज या फिर रेडियस क्या करे, उनका इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे एरो के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो इनसे कम यहाँ पर होगा, इनसे कम यहाँ पर, इनसे कम यहाँ पर, इनसे कम यहाँ पर, लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। तो ये आपको ध्यान दें। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं। अब फिर से हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट LiH है, NaH, KH, RBH, CSH। देखो वैसे हाइड्रोजन ज्यादातर केसेस में प्लस चार्ज रखता है, लेकिन कभी अगर मेटल के साथ जुड़ता है तो उस कंडीशन बेचारे को माइनस चार्ज रखना पड़ता है, क्योंकि प्लस चार्ज कौन रखता है, मेटल, इसलिए मेटल कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो अब यहाँ पर LiH है तो लिथियम के ऊपर प्लस, यहाँ पर H के ऊपर माइनस, यहाँ पर ऐसे हर जगह प्लस माइनस ऐसे आता जाता है, इसको कहते हैं हाइड्राइड। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे तब बताओगे साइज या फिर रेडियस क्या हो जाती है, वो इंक्रीज करती चली जाती है, और जैसे जैसे वहाँ पर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज करता चला जाता है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। तो साइज या फिर रेडियस बढ़ती चली जाती है और लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज करती चली जाती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना, H से नहीं डिसाइड करेंगे, बस यहाँ पर क्या देखते जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो डिफरेंट है उसी की साइज, अगर Q1 Q2 फेल होता है तो। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, इफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, कह रहे अगर NaCl के केस में ऐसा मान लिया जाता है, U मान लेते हैं, देन द लैटिस एनर्जी ऑफ MgO। देखो NaCl में +1 -1 का केस है, +1 और -1 है ना। अब बताओगे +1 -1, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब बताओगे यहाँ पर Q1 Q2 देखेंगे, 1 × 1 = 1, तो 1 के लिए इन्होंने U बताया, और MgO के लिए आपको 2+ और 2- बताया, तो 2 × 2 तो बराबर क्या हो जाएगा 4। जब उनके लिए U तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4U आ जाएगा, उनका 4 गुना है, तब बताओगे D वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको याद रखना, Q1 Q2 के डायरेक्टली, और उसके बाद क्या हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, उसके इनवर्सली साइज के, अगर Q1 Q2 फेल होता है तो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, BeSO4, MgSO4, CSO4, SrSO4 और BSO4, ये सेकेंड ग्रुप के सल्फेट्स हैं। अगर इन सल्फेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर Ba2+ SO4 2-, Mg2+ SO4 2-, Ca2+ SO4 2-, Sr2+ SO4 2-, Ba2+ SO4 2-, ऐसे कुछ आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर SO4 तो सब में कॉमन, कह रहे भाई मैं तो नहीं बता पाऊंगा, और Q1 Q2 लगाएंगे 2 2 4 सबका आ जाएगा, वो भी क्या काम से। तो अब यहाँ पर बचता कौन है, हमारा कैटायन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सेम ग्रुप के लोग हैं, और ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं एक एक शेल बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने लगती है। तो बताओ भाई साइज बढ़ रही तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब ये गैसियस कैटायन, गैसियस एनायन आपस में मिल करके 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, उस दौरान जो भी हीट निकालती है उसी को हम क्या बोलते थे वहाँ पर, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर देखा जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैटायन एनायन के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। इसलिए मैंने आपको बताया था Q1 Q2 के डायरेक्टली, लेकिन अगर Q1 Q2 की वैल्यू सेम है तब जाकर के हम साइज के वहाँ पर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते थे, और क्या हो सकता है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हमसे बोला जाए कि चलो ये सब तो पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड सारी चीज़ें, हमें एक अच्छा आयनिक बॉन्ड्स बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या क्या करना होगा, अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखा जाए कौन सी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सी एनर्जी कम होनी चाहिए, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको देखते हैं यहाँ पर। चलो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या घटना घटी थी, घटने की अगर बात करते हैं, सबसे पहले मेटल को देना था इलेक्ट्रॉन,
जब तक मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तब तक वो केटायन नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो उस इलेक्ट्रॉन को हमारा जो नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करेगा। तो पहली घटना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर हम खुद इमेजिन करें तो पहला घटना यही होता होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, फिर कैटायन और आयन के बीच में अट्रैक्शन। 3 मेन घटनाएं हैं। और इसको एनर्जी के साथ देखा जाए, क्या मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला क्या खुद से इलेक्ट्रॉन निकल गया? एक पल के लिए अगर हम सोचे, भाई हर कोई, अगर कोई किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है तभी तो है। तो सवाल आता है कि न्यूक्लियस ने एक फोर्स तो उसके ऊपर लगा करके बांध करके रखा था, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो। लेकिन अब अगर हमसे पूछा जाए आखिर वो इलेक्ट्रॉन निकला कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन तभी किसी शेल को छोड़ करके बाहर निकलेगा किसी एटम का जब उसको बाहर से एनर्जी दी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। तो हम बाहर से जब एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और फिर क्या हो जाता है कि इसके लिए मतलब कि हमको पता है, जब किसी भी एटम के आखिरी शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देते हैं उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें एनर्जी देनी पड़ रही, तो हमें जहां पर एनर्जी खर्च करना पड़े वो कम से कम खर्च करना पड़े और जहां पर मिले वो ज्यादा मिले। अगर ऐसी कंडीशन के साथ हम चलते हैं तो हम एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बना के दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं हम तो ये सोचते हैं हमें कम से कम लगाना पड़े और ढेर सारा मिले। तो वैसे सेम यहाँ पर भी होता है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब मेटल अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, केटायन एनायन बनेगा, और जब आयनिक बॉन्ड्स वहाँ पर बनना शुरू होगा तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी इवॉल्व होगी। तो अब यही सारी चीज़ों को मैं समराइज करके यहाँ पर समझाता हूँ, तो अब इसको देखो, फिर इसका स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। देखो 3 घटनाएं हैं। नंबर 1, आयोनाइजेशन ऑफ मेटल, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब उसका आयोनाइजेशन, और यहां पर बताया गया कैसा होना चाहिए, शुड बी लो या फिर वेरी लो। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या होता है आयोनाइजेशन। मान लेते हैं ऐसा हमारे पास कोई एक एटम था, उसके आखिरी शेल में यहां पर सब इलेक्ट्रॉन थे, मैं आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए ये, और वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। मान लेते हैं जैसे सोडियम का ही केस होता है, तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर इसको निकालना चाहता है। और आपको पता है सभी इलेक्ट्रॉन, चाहे यहाँ पर आखिरी शेल को चाहे इनर के शेल के हो, उसको कौन बांध के रखा है यहाँ पर, न्यूक्लियस। ये भी बता हुआ है, बस हाँ अंदर वाले थोड़ा अच्छे से बता, थोड़ा सा कम बता। लेकिन अगर हम चाहते हैं निकल जाए तो ऐसे निकलेगा नहीं भाई, वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब एनर्जी देंगे तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और एनर्जी दे करके हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये जो एनर्जी देनी पड़ी, इसी को एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपको बताइए एनर्जी देनी पड़ रही है, और जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, और पॉजिटिव का मतलब आपको पता है क्या हो जाता है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी घटना है, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो पहला घटना ये हुआ। दूसरा, तो यहां पर बताया गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको हम कहते हैं। यहां पर पीरियोडिक टेबल इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। अब यहां पर क्या हो जाता है कि मान लेते हैं यहां पर कोई एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करेगा, आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जो यहां से निकला है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीट देनी पड़ी। अब इसका मतलब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई। क्या बताएंगे, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई लेवल पे। अब वो चाहता है कि हम किसी शेल के अंदर एंट्री कर जाए। क्या चाहता है, किसी शेल के अंदर एक बॉन्डेड सिस्टम, एक बॉन्डेड सिस्टम से निकला है हाई एनर्जी होकर के। अब एक बॉन्डेड सिस्टम में जाना चाहता है, और बॉन्डेड सिस्टम में जाने के लिए आपको पता है एनर्जी लेवल कम करनी पड़ेगी, तभी बॉन्डेड सिस्टम में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। अब अगर ये यहां पर एंट्री करना चाहता है तब इसको क्या करना पड़ेगा पता है, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमसे पूछे भाई तुम बाहर क्यों हो किसी सेल में, क्योंकि मेरा एनर्जी ज्यादा हो गया, और ज्यादा एनर्जी के साथ हम किसी बॉन्डेड सिस्टम में नहीं रह सकते। तो अब ये एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा भाई, ये रिलीज करता है, बाहर निकाल रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पर इसको दे रहे थे, अब ये बाहर निकाल रहा है। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। और ये एनर्जी बाहर निकलती है, और बाहर निकलेगा तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव होगी। क्या होगी भैया? नेगेटिव हो जाती है। ये खुद निकाल रहे हैं। और ये क्या हो जाता है, मान लेते हैं हम एम नाम का मेटल था, एक्स नाम का नॉन मेटल था। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, जब इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी इसको खींचने में सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है, तो उस दौरान इसको जाहिर सी बात है अगर अंदर जाना चाहता है तो इसके पास एक ही ऑप्शन, भाई एनर्जी कम करके आना, नहीं तो फिर निकल जाओगे। तो एनर्जी कम कर रहा है कैसे? हीट को निकाल करके। और तब जाकर के यहाँ पर फाइनली अगर हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे, यहाँ पर आएगा लैटिस एनर्जी। क्या आएगा? लैटिस एनर्जी। कैसे? जब बताओगे यहाँ पर गैसियस कैटायन बना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ठीक है, यहाँ पर आइसोलेट ये गैसियस एटम था यहाँ पर, ये सब, और यहाँ पर ये क्या कर जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो एनायन बन गया। और ये दोनों जो आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर MX नाम के सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। और इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी नेगेटिव का मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। तो वही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बने, हमें चाहते हैं एक अच्छा बिजनेस हो, तो हम ये कहेंगे भाई हमें एक जगह खर्च करना पड़ रहा है और दो जगह हमें मिल रहा है, तो हम तो ये चाहेंगे जहाँ खर्च करना पड़ रहा है वहाँ पर कम खर्च करना पड़े और जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिले। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं यहाँ पर फॉर आयोनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन, याद रहे आपको एक बात, जो हमें मिल रहा है, जैसे कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, ये ज़्यादा हो या फिर लगभग बराबर हो किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है, तब एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। भाई जो हमें मिल रहा है हमें ज़्यादा मिले, ठीक है, ऐसा ना हो कि पता चला लगा ज़्यादा रहे और मिल कम रहे, तो उसको मैं कहेंगे अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये जो अब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ज़्यादा हीट निकाले, और जब ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है ज़्यादा हीट निकले, और जब हमें एनर्जी दे करके यहाँ पर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े वो कम एनर्जी में ही बात बन जाए। और कम एनर्जी में कब बात बनता है पता है? जब हमारा जो मेटल होगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जैसे फर्स्ट सेकेंड ग्रुप के लोग होते हैं, ग्रुप में जितना नीचे जाएंगे उतनी ही कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मान जाता है यहाँ से अपने एटम को छोड़ने के लिए। तो इसलिए हमारा मेटल्स क्या हो जाता है, हम सब चाहते हैं कि बड़ी साइज का हो, मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप में नीचे हो। और नॉन मेटल ये कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जितनी इसकी छोटी साइज होगी, क्योंकि खींचने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे सेल होंगे तो बाकी सेल के बाहर कोई बैठा है तो उसको उतना तक खींच नहीं पाएगा, लेकिन कम सेल होंगे तो बड़ी आसानी से खींच पाएगा। इसलिए क्या हो जाता है, इनकी साइज जितनी छोटी होगी उतनी तेजी से उस इलेक्ट्रॉन को, मेटल के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा कब कम होगी। तो ओवरऑल एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आप बताओगे यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आयोनेशन एनर्जी। तो ऐसा होगा तो एक बेस्ट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ना समझ में? मिटाएं इसको। चलो आपको यहाँ पर बताया गया फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। आपको ये कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। मेटल के पीछे जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। फिर क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। जब मेटल हमारा, नॉन मेटल हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था उस दौरान जो एनर्जी निकले ज़्यादा निकले, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर यह कहता है कि लैटिस एनर्जी ऑफ MX शुड बी हाई, ये भी हाई होना चाहिए। जब कैटायन एनायन, गैसियस कैटायन, गैसियस एनायन एक मोल आयनिक सॉलिड बनवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि वहाँ पर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, तब वहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसा समझ में? चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स के लिए क्या क्या था वहाँ पर, ठीक है, कैसे अट्रैक्शंस होता था, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता था, इलेक्ट्रोवैलेंसी, लैटिस एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर हुए। अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स बन चुका है। अब आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, उसको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखने चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। आपको यहाँ पर कहता है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आता है कि जो आयनिक कंपाउंड हो जाता है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है।
जैसे NaCl आपको पता है वो नमक, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में तो रहता है। कहा गया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक खास बात है उनकी, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड तो रहेंगे लेकिन अगर आप उसको तोड़ना चाहें ना, टूट भी जाते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो ये आपको इनकी प्रॉपर्टीज में कहता है। चलो इसको ऐसा पढ़ते चलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ब्रिटल नेचर के भी होते हैं, ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं। एक आपको बात बताता है यहाँ पर, क्रिस्टलाइन नेचर। देखो इनका क्या हो जाता है ना, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, उनका एक अरेंजमेंट होता है, कैटायन कहाँ बैठेगा, एनायन कहाँ बैठेगा। तो पहले हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते थे तो वहाँ पर आपको ये पूरा बताया जाता था डिटेल में। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या हो जाता है कि वहाँ पर ये बताया जाता है कि जो कैटायन एनायन है एक फिक्स पैटर्न में वहाँ पर बैठते हैं, कैटायन यहाँ पर बैठेगा, एनायन यहाँ पर बैठेगा, ऐसे बन बन के एक फिक्स वहाँ पर क्या हो जाता है, एक अच्छी पैकिंग होती है, तब जाकर के पूरा पूरा एक सॉलिड बनता है। तो ये चीज़ें इसलिए उसको क्रिस्टलाइन बोला जाता है, क्योंकि सॉलिड की दो चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग पहले सॉलिड स्टेट पढ़ते तो वहाँ पर बताया जाता था, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमार्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। जैसे होता है ना भाई, बेंचेस लगा दिए, सबको बैठाया जाए, यहाँ पर गर्ल्स बैठेंगे, यहाँ पर बॉयज बैठेंगे, एकदम व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाए, तो उसको हम कहते हैं वहाँ पर एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। ये क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन टर्म कहीं पर यूज होगा, उनके अंदर ऐसा अरेंजमेंट होगा, कैटायन यहाँ, एनायन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, एकदम फिक्स होता है। वही सेम चीज़ हर जगह देखने को मिलेगा, वही पैटर्न। एक होता है एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड को हम सीडो सॉलिड, लगते हैं तो सॉलिड है लेकिन वो रियल में वहाँ पर सॉलिड नहीं होते, इसको सीडो सॉलिड कहते हैं। उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता, जिसका जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाओ, जैसे मन करे वैसे बैठ जाओ, तो कोई भी अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए अगर कहीं पर अगर आज के बाद आपको वैसा क्रिस्टलाइन टर्म्स मिलता है तो वहाँ पर आप बताओगे कि ऐसे लोगों की बात करें जहाँ पर उनके एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एकदम व्यवस्थित, एकदम एक पैटर्न में बैठाया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही तो चलो फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक याद रखना वहाँ पर, आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स हमारे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। अगर उनको हम पानी में डाल देते हैं, क्या होता है कि उनका एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट लिया जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो सवाल तक कंडक्शन कैसे कर ले जाते हैं भाई वहाँ पर। अब बताओ, जब उनका एक्वस और मोल्टेन फॉर्म लेंगे ना तो उनके फ्री आयंस बनेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। जब वो सॉलिड बन जाते हैं तो वहाँ पर फ्री आयंस नहीं होते। जब वो अपने एक्वस या फिर मोल्टेन फॉर्म में होते हैं तभी उनके पास फ्री आयंस, कैटायन, एनायन, ये देखने को मिलता है। सॉलिड में नहीं होते। सॉलिड वाले के पास कैटायन, एनायन, वो तो मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर हाँ बाई चांस ऐसा हो सकता है कि सॉलिड था कोई, उसके ऊपर मॉइस्चर वगैरह आ गया तो वहाँ पर थोड़ा सा कैटायन एनायन बन जाए, एक अलग बात है। नहीं तो रियल में अगर एनहाइड्रस है, कोई भी नमी, कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, सॉलिड में कोई भी फ्री फॉर्म में आयंस नहीं मिलेंगे। लेकिन वही मोल्टेन फॉर्म और उसके एक्वस फॉर्म, मतलब पानी में डाल देते हैं, तो वहाँ पर फ्री फॉर्म में आपको आयंस मिलेंगे। और वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन कराने की जिम्मेदारी, सॉलिड वाला नहीं लेता है। वो जो फ्री आयंस होते हैं, फ्री कैटायन, फ्री एनायन, वही क्या करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में आपको ये बताता है। देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन द आयनिक मोबिलिटी। आयन कितना तेजी से मूव करेगा उसी के ऊपर निर्भर करता है। कहा गया, चलो देखते हैं। कह रहे हैं इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करते हैं, कहता है कोई भी फ्री आयंस नहीं है, तो कह रहे हैं वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं कर पाता। लेकिन कहता है इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू फ्री आयंस, मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, ड्यू टू फ्री आयंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से फॉर्म में अच्छा कंडक्शन करता है, आप बताओ कि एक तो मोल्टेन, उसका पिघला हुआ मेल्ट वाला फॉर्म, और दूसरा एक्वस फॉर्म। इसलिए अगर हमसे पूछा कंडक्टिविटी के ऑर्डर हमें बता दो, हम कहेंगे देखो सॉलिड वाले को सबसे पीछे, फिर मोल्टेन, फिर एक्वस फॉर्म। ऐसा नहीं कि मोल्टेन में बहुत कम होगा, होते दोनों में। अगर इन दोनों में से एक बात करते हैं तो हम एक्वस को ज़्यादा, फिर मोल्टेन को करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन होते हैं दोनों में अच्छी खासी कंडक्टिविटी, चाहे मोल्टेन हो चाहे एक्वस। हाँ, ऑर्डर अरेंज करना होगा तब भले ऐसे करेंगे। चलो, तो हमने क्या क्या देखा, इनका फिजिकल स्टेट, टूटेंगे नहीं टूटेंगे, ब्रिटल नेचर के होते हैं कि नहीं, क्रिस्टलाइन होते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखा। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी सारी चीज़ें देखी गई। अब आते हैं पानी में डालते हैं इनको, और पानी में डाल के देखते हैं वहाँ पर वो घुल पाएंगे कि नहीं घुल पाएंगे, जिसको हम कहने वाले वाटर सॉल्युबिलिटी। क्या ये वाटर में जाकर के घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान देना। वैसे तो मैं एक बात आपको बता दूँ, किसी भी एक साल्ट वगैरह हो आयनिक कंपाउंड्स के लिए, वाटर में घुलने के लिए कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से वहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बहुत जगह बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, कभी साइज का लगता है, कभी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मैं आपको बताऊँ उतना आपको ध्यान देना है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को लेकर के। देखो, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए एक टर्म बताता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट को रीड कराता हूँ। होता क्या है यहाँ पर समझो,
अगर मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं हमारे पास ऐसे एक बीकर है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है, वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा भरा हुआ है, हम यहाँ पर NaCl नाम का एक सॉलिड इसके अंदर डाल देते हैं। और याद रखना NaCl जैसे यहाँ पर आएगा वो अपने दो हिस्सों में टूट जाता है, Na+ और Cl-। कैसे और क्यों इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर कैसे होगा उसको समझते हैं। देखो होता क्या है कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बहुत वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर क्या कर जाता है, डिजोल्व कर देता है। अब डिजोल्व करने के लिए क्या होता है मैं आपको बताऊं, कभी भी एक चीज़ का याद रखना, कभी भी कोई आयन हो, चाहे केटायन चाहे एनायन हो, कभी भी वाटर के अंदर फ्री फॉर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर उसको चारों तरफ से घेरना शुरू करता है। वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से यहाँ पर घेरते हैं, जिसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। और घेरने की मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है, पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का मतलब आपको पता है, यहाँ पर पोलर नेचर का मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या कर जाता है, अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेता है, और यहाँ पर इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। फिर आप देख रहे हैं केटायन, सोडियम प्लस के ऊपर क्या है, केटायन पॉजिटिव चाहती है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड्स बनता है, फिजिकल बॉन्ड ही होता है यहाँ पर, कोई ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐसा अट्रैक्शन। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का एक दो मॉलिक्यूल मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, एक्चुअली वो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेरने लगते हैं, ऐसे एक दो तो मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया मैकेनिज्म। ये ऐसे सवाल आता है क्या Cl- को भी कोई घेरेगा, कहा हाँ। होता क्या है कि अब यहाँ पर माइनस दे करके वाटर क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को आगे करता है, कहता है देखो मेरे पास तो पॉजिटिव, मैं तो उसके करीब, नेगेटिव है मैं जा नहीं सकता, तुम्हारे पास पॉजिटिव, तुम अपने पॉजिटिव चार्ज का फायदा उठाओ और इसके करीब जाओ, इसको चारों तरफ से घेरो, ठीक है। ऐसे और देखते हैं यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, ऐसा लगाओ, ऐसा होता है, ऐसा समझ में। तो कहने का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल इसको भी चारों तरफ से ऐसा घेरना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं। और जब इसको चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात एक लगाव तो लग रहा है ना, क्यों घेर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज क्या बताया था, एक्सोथर्मी। याद रखना ये जो इनको चारों तरफ से घेर रहे हैं, इसको हम एक टर्म देते हैं, इसको कहते हैं ये तो इनका हाइड्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान याद रखना एक एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है यहाँ पर, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, जब जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेरेगा, सराउंड करेगा, एक एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है, चाहे कमजोर बने चाहे मजबूत बने, एनर्जी रिलीज ही होगी। और इस एनर्जी को हम एक नाम देते हैं, चूंकि हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है, इसको हम कहते हैं भाई ये हाइड्रेशन एनर्जी, क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी है तो हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब यहाँ पर अगर हमसे डेल्टा एच की बात आएगी, बताओगे यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखना कहानी में आते वापस, तो मैंने आपको हाइड्रेशन बताया, जैसे अगर एक कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है तो इसके लिए हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यहाँ पर यूज करते हैं उसको, अगर वो भी ऐसा काम करते हैं उसको हम सॉल्वेशन कह देते हैं, और फिर उस एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी भी कहते हैं। अब देखना यहाँ पर होता क्या है प्रोसेस में, कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, तो आपको पता है वो सॉलिड फॉर्म है, उसके पास क्या हो जाता है, लैटिस एनर्जी। आपको एक चीज मैं बता दूं, लैटिस एनर्जी क्या हो जाता है, जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस दौरान जो हीट इवॉल्व होता है उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक आयनिक सॉलिड, एक मोल आयनिक सॉलिड को जितनी हीट दे करके, क्या, जितनी हीट दे करके उसको गैसियस कैटायन और एनायन में पहुंचा दिया जाता है। मतलब एक तो पहली बात तो कुछ एनर्जी निकाल करके उन्होंने बॉन्ड बना लिया, फिर हम चाहते हैं कि इनको फिर से वहीं पर पहुंचा दे। जैसे मान लेते हो ये कैटायन ये एनायन, ये आपस में जब एक दूसरे के करीब आ रहे थे, आयनिक सॉलिड बनाया, मैंने कहा कि 100 किलोजूल एनर्जी को बाहर निकाला, अब वो क्या हो जाएगा, वही उसका लैटिस एनर्जी। लेकिन आपको पता है अगर इनको अब यही 100 किलोजूल एनर्जी आप दे दोगे तो फिर से क्या कर जाएंगे, टूट करके फिर से वही गैसियस कैटायन और एनायन पे चले जाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी हो, जैसे लैटिस एनर्जी एक बॉन्ड एनर्जी है, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई,
या फिर उनके बीच के बॉन्ड को जब तोड़ा जा रहा है तब कितनी एनर्जी देनी पड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना कि अब इस NaCl के पास भी एक लैटिस एनर्जी है और यहाँ पर जब पानी में जाएगा तो एक एनर्जी और मिलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको कहता है कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, अगर कहता है कि सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान देना, तो आपको यह कह रहा है कि इस बात का ध्यान रहे कि वहां पर सॉल्विल करने के लिए जिम्मेदार हाइड्रेशन, सॉल्विल ना होने के लिए जिम्मेदार यहाँ पर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी चाहता है सॉल्विल ना हो। आप अगर क्लियर कर ले, क्योंकि मैंने कहा था लैटिस एनर्जी और सॉल्विलिटी के बीच में उल्टा रिलेशन था। लैटिस एनर्जी अपनी तरफ से वो एकदम एक दूसरे को कस के पकड़े कि कुछ भी हो जाए हम नहीं टूटेंगे, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी कहता है हम तोड़ के रहेंगे। अब सवाल आता है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, सॉल्विल होगा कि नहीं होगा। तो एक सिंपल सी लाइन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी, जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा हो और लैटिस एनर्जी क्या हो, लो। अगर ऐसा कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप साफ साफ कहना कि वो कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, सॉल्व। या फिर कभी भी आपको ऐसा कह दिया जाएगा फला एक कंपाउंड वाटर में घुल जाता है, एक दूसरा है वाटर में नहीं घुलता है, क्यों? तो हमारे पास एक ही लाइन होगा, क्यों? क्योंकि आप बताओगे जो वाटर में सॉल्विल हो रहा है एक्चुअली में उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से क्या है, ज़्यादा। और अगर हम बात करते हैं इनसॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अगर हमसे कहा जाए क्यों नहीं सॉल्विल हो रहा है, इनसॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे बताओ? वहाँ पर हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या हो जाता है, वो हाई हो जाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अब बताओगे यहाँ पर हाई तो सॉल्युबल, और लैटिस एनर्जी हाई हो गया तो इनसॉल्युबल, भूलेगा नहीं। तो ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। आया समझ में? क्या बताया मैंने, बताओ कि अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, उसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं, उनके आयंस को तोड़ेंगे। आयंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा वो तो ये सौदा देखा जाएगा, फायदा होगा कि घाटा होगा। पता चल रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, कि हमने तोड़ तो दिया इसको और हाइड्रेशन एनर्जी हमारी कम आई, कहेगा तब ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि तोड़ने के लिए हमें हाइड्रेशन एनर्जी चाहिए, वही जाकर के उसको तोड़ेगा। बताओगे अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से तो हम कहेंगे सॉल्विल हो जाएगा। अगर लैटिस ज़्यादा है और हाइड्रेशन वहाँ पर उसका कम निकल के आए तो कहेंगे भाई रहने दो, इसको सॉल्विल नहीं होना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सॉल्विलिटी के लिए और इनसॉल्विलिटी के लिए। आ समझ में? चलो देखें यहाँ पर वाटर सॉल्विलिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water due to its high dielectric constant। वाटर में ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। चलो अगला बोलता है, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वाटर इसलिए माहिर होता है कि जो भी आयनिक सॉलिड उनका कैटायन एनायन जो कहते हैं एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, वो पानी में जाते हैं तो वाटर क्या करता है, उनको दूर करने लगता है, कैटायन को इधर एनायन को इधर, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देता है, मतलब उनके बॉन्ड को तोड़ देता है। किसकी वजह से? क्योंकि इसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई है। अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, सो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ऑफ आयंस इज टेक प्लेस इन विच हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया गया हाइड्रेशन एनर्जी ब्रेक्स द लैटिस ऑफ कंपाउंड्स एंड मेक इट वाटर सॉल्वेबल। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, जो आयनिक कंपाउंड कैटायन एनायन एक दूसरे को जकड़ के रखें कि नहीं छोड़ना है, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो क्या करता है, इनके बीच के लैटिस को ही तोड़ देता है। ठीक है, तो जा करके वहां पर इसको सॉल्विल करता है। ये पूरी कहानी आपको सुनाई गई। फिर आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोलता है कि सॉल्विलिटी के लिए लाइन याद रखना, अगर हम सॉल्विल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी है तो लगभग बराबर या फिर ज्यादा होनी चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से, तब कहेंगे वाटर में सॉल्विल होगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी कमजोर पड़ गया, लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर रहा है, तब तो कहेंगे भाई अब तो नहीं सॉल्विल होगा। ठीक है, तो सॉल्विलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी हाई, एच मतलब हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, एल लैटिस एनर्जी लो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सॉल्विल, इसका उल्टा हो गया तो इनसॉल्विल। चलो, जो मैंने आपको यहाँ पर वाटर का क्या NaCl को पानी में डाल के बताया, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको बताया। फिर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। मैंने आपको पहले से बताया आयनिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, इसलिए अगर इनके बॉयल करना हो, इनको मेल्ट करना हो तो इतना आसान। जैसे आप NaCl को ही देख लो, इससे अच्छा और क्या एग्जाम्पल आपको आयनिक कंपाउंड्स का मिल सकता है। नमक,
आप इसको जल्दी हीट करते हो तो जल्दी वहाँ पर क्या हो जाता है, ये वेपराइज नहीं होता है, ना तो बॉयल होता है, ना तो जल्दी मेल्ट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। तो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, कह रहा आयनिक कंपाउंड्स have high boiling points and melting points due to strong electrostatic force of attraction among the oppositively charged ion। ये कैटायन एनायन को इतना कस के पकड़े होते हैं, इतना टाइटली होल्ड किए रहते हैं अपोजिटली चार्ज आयन के, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हार्ड एक क्या हो जाता है, वहाँ पर एक सॉलिड बनाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। चलो नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स बताया गया यहाँ पर। इनका जो आयनिक बॉन्ड्स होता है, आयनिक बॉन्ड्स में कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा NaCl का हाइब्रिडेशन क्या होगा, BeCl2, वहाँ पर जो भी आपके कंपाउंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हाइब्रिडेशन होगा, क्या ज्योमेट्री होगी, ठीक है, क्या वहाँ पर कोई आइसोमेरिज्म है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पड़ते। आयनिक कंपाउंड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, उनका बॉन्ड फिक्स नहीं होता है, तो इसी की वजह से वहाँ पर कभी ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं देखे जाते। ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी हम देखते हो कहाँ पर देखते हैं आपको पता है, ये हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको लाइन कहता है नेचर ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सो आयनिक कंपाउंड्स नेवर शो हाइब्रिडाइजेशंस एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, या फिर कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलता। अब यहाँ पर कुछ नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स को हम ध्यान देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे साल्ट वगैरह है, कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं जो क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। अगर पानी में घुलने का उनका रीजन ये होगा कि क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, लैटिस एनर्जी कम। कुछ लोग नहीं घुलते तो हम कहेंगे इनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब बात आती है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन वो भी क्या कर जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, उनकी साइज बहुत छोटी होती है और चार्ज इंटेंसिटी जिसको कहते हैं ना, अगर छोटी साइज में ज़्यादा चार्ज हो उसको कहते हैं चार्ज इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, या फिर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई ऐसा हमें साल्ट देखने को मिलता है जहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है या फिर चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं, जहाँ पर एटमॉस्फेयर वगैरह में जो भी मॉइस्चर है, नमी है, उसको खींच लेते हैं और खींच करके अपनी लैटिस, जो उनका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जो वहाँ पर उनका एक फिक्स अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताया था, इतना फिक्स जहाँ पर बैठते हैं कैटायन एनायन, उनके बीच में जो जगह होती है उसी में जाके वाटर पहुँच जाता है। जब वाटर अंदर घुस गया एक बार, तब उनके बीच में दूरी बढ़ाने लगता है, और फिर अगर मौका मिलता है उसको हम पानी में डाल के डिजोल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से डिजोल्व हो जाता है। तो सॉल्बिलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बस 2-4 जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते चलो, ठीक है। तो आपको बताया गया कि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी जैसे NaCl, Na2SO4, KNO3, MgCl2, EtCe ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी। इन सभी लोगों की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है इसके लैटिस एनर्जी, तो क्या होगा, देयरफॉर इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वो सब पानी में घुल जाते हैं। हमने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है। तो अगला आपको कुछ और लोगों की लिस्ट बताता है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, BaSO4, PbSO4, EtC इज लेस। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाता है, इज लेस देन इट्स लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे हैं इन लोगों का कम होता है, किससे, लैटिस एनर्जी। कहा गया अब क्या करोगे, ठीक है अब नहीं घुलेंगे और क्या करेंगे, देयरफॉर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी में बेचारे नहीं घुल पाते। क्यों, इस बार लैटिस हाइड्रोजन कम पड़ गया, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी ज्यादा इन सभी लोगों के लिए। खास करके एग्जाम्पल याद रखना, पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, BaSO4। तो BaSO4 क्या हो जाता है, बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर में। और यहाँ पर कुछ लोगों की लिस्ट और आपको बताता है। कह रहा है लैटिस एनर्जी, जैसे अगर MgSO4 की बात करें, FeSO4 की बात करें, कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं, EtC आर वेरी हाई। इनकी भी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। काफी हाई लैटिस एनर्जी लेने के बाद तो कहते हैं तब भी पानी में घुल जाएंगे। आगे ऐसा कैसे कर ले जाते हो, कह रहे हैं ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। यहाँ पर इनके जो कैटायन है उनके पास चार्ज ज़्यादा है और साइज छोटी है। जब छोटी साइज में ज़्यादा चार्ज होता है ना, तो बहुत तेज वहाँ पर अट्रैक्शन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से इट अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसी की वजह से क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल वो भी पोलैरिटी होती है ना उनके पास, उनको अपनी तरफ खींच लेता है एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड साल्ट। जब उनके पास पानी नाम की कोई चीज़ नहीं तो उसको कहते हैं एनहाइड्रस साल्ट,
और जब थोड़ा थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल को अपने क्रिस्टल लैटिस में, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बिठा लेता है अपने क्रिस्टल लैटिस में, तब कहते हैं अब ये हाइड्रेटेड स्टार्ट हो, लेकिन याद अब भी वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है। उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर विच डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेक H2O सॉल्युबल। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं MgSO4 क्या है, यहाँ पर MgSO4 एनहाइड्रस है, कोई भी नमी नाम की कोई चीज़ नहीं। अब वाटर में ऐसा नहीं, बहुत सारे वाटर लिमिटेड अमाउंट 7H2O मिलता है, और यहाँ पर याद रखना ये सॉलिड था MgSO4.7H2, अब भी क्या है, सॉलिड ही है। ये जो वाटर गए हैं वो कहाँ पर, उसके सरफेस में, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर क्रिस्टल लैटिस उसके बीच बीच में जाके बैठे। अब जब वाटर को एक बार बिठा लिया, वाटर अंदर अगर घुस गया तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ पर कैटायन आयन के बीच की दूरी को बढ़ाता जाएगा। फिर जब हम इसको कभी पानी में डालेंगे एक्सेस ऑफ वाटर में, तो बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर। चलो कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि यहां पर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के लिए आपको क्या बताया था, पहले Q1 Q2 देख लेना। हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। बताओ Na प्लस और x वाले माइनस है। बताओ Q1 Q2 गया काम से। अब बताया गया साइज देखना, कैटायन की साइज तो सबकी सेम है। अब एनायन की साइज आपको पता है, लैटिस एनर्जी मैंने कहा था भाई साइज के स्क्वायर की या इनवर्सली, तो मतलब जिसकी साइज छोटी होगी उसी की लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ये सब में कॉमन है, तो अब जो कॉमन होगा उससे नहीं देखेंगे। अब एनायन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा फ्लोरीन है, फिर उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, आयोडीन। कहेंगे भाई सबसे अच्छा इसको मान। NaF सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी रखेगा इन चारों में अगर कंपेयर करते हैं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये लोग क्या करते थे, इन सबकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई थी, लैटिस एनर्जी लो थी, ये तो सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया था, इनकी लैटिस एनर्जी हाई होती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो बताओगे भाई BSO4 FeSO4 ये सब के सब क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। द क्रिस्टल लैटिस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ। क्रिस्टल लैटिस मतलब जो एक आयनिक सॉलिड बनता है, उस सॉलिड पे एक एक सीट होती है। आप इसे कहते हैं ना, लैटिस के लिए मैंने आपको कई बार बताया। जैसे आपको एक बेंचेस पे बैठने के लिए वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, बेंचेस पे बैठते हैं, तो सीट फिक्स होती है। यहाँ पर इनको बैठा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि जमीन पे बैठते हैं, बेंचेस पे बैठते हैं। वैसे क्या हो जाता है, जो क्रिस्टल लैटिस बनता है पूरा पूरा एक बड़ा सा आयनिक सॉलिड जब बन के तैयार होता है, तो वहाँ पर कुछ पोजीशन होता है जिसको हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। उन्हीं पर कौन कौन बैठता है बताओगे। अगर एक आयनिक सॉलिड बनाना है तो आयनिक सॉलिड को कौन बनाए, कैटायन और एनायन ही बनाते हैं। इसलिए बताया गया जो लैटिस क्रिस्टल लैटिस है पूरा पूरा कैटायन और एनायन बनाते हैं। बताइएगा क्रिस्टल लैटिस ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, कहता है एटम से, कहता है मॉलिक्यूल से, ऑपोजिटली चार्ज आयन से, बोथ मॉलिक्यूल एंड नाइन। आप बताओगे आयोनिक की बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट, तो आप बताओगे अपोजिटिवली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले चार्ज आयन ही उस लैटिस पे बैठ बैठ के पूरा सॉलिड बनाते हैं। चलो यहां पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एन आयोनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। एक आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाता है क्यों? तो आपके पास एक ही लाइन है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम। तो चलो पढ़ते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज लो एंड लैटिस एनर्जी हाई। आप बताओगे गलत। कह रहे क्यों घुल जाता है ना, हाइड्रेशन एनर्जी इज लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज हाई, गलत। लैटिस एनर्जी लो, ठीक है यहां तक तो सही है, और हाइड्रेशन एनर्जी हाई। अब बताओ कि ये सही बोल गया, तो सी वाला ऑप्शन सही है। लैटिस कम हो, हाइड्रेशन ज्यादा हो, तभी सॉल्युबल होगा, तो यहां पर सॉल्युबल हो जाता है। चलो यहां पर बात करते हैं। आपको कहता है कि सोडियम सल्फेट, कौन, सोडियम सल्फेट, इसको हम कहते हैं Na2SO4 इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज बेरियम सल्फेट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल। बेरियम सल्फेट का मतलब यहां पर BSO4, इसका मतलब समझो पहले। कह रहे हैं कि Na2SO4 पानी में मस्त में घुल जाता है, जबकि BSO4 बहुत कम घुल पाता है। ऐसा क्या है? तो मैंने आपको कहा था एक लाइन याद रखना, जो घुल रहा है उसके लिए एक लाइन ये बोलेंगे क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है। और जो नहीं घुल रहा उसके लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम और लैटिस एनर्जी ज्यादा। वैसी लाइन जहां पर दिखेगा उसी को टिक करते हैं। कहा गया हाइड्रेशन एनर्जी Na2SO4 इज लेस देन लैटिस, गलत, क्योंकि ये तो सॉल्युबल है ना। इनके लिए हमें चाहिए क्या, हाइड्रेशन एनर्जी हाई और लैटिस एनर्जी लो, लेकिन ये तो गलत बोल दिया।
कहा था हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज मोर, सही बोल रहे हैं, लैटिस नहीं, ये तो पॉइंट सही है। फिर क्या बोल रहा है, द लैटिस एनर्जी ऑफ BSO4 इज मोर देन हाइड्रेशन, ये भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए हमें क्या देखना था, इनके लिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी कम। वही तो बोल रहे तीसरे वाले में, कह रहे लैटिस एनर्जी BSO4 की मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। चौथा भी पढ़ लेते हैं, कह रहे द लैटिस एनर्जी हैज़ नो रोल टू प्ले सॉल्युबिलिटी इन सॉल्युबिलिटी। बताइए, तो गलत बोल रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है लैटिस और हाइड्रेशन दोनों का। तो सेकेंड और थर्ड वाले हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं, सेकेंड और थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलो अब यहीं पर हम क्या करने वाले, एक रूल्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि आयनिक कंपाउंड हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर किया गया, ठीक है, कैटायन मेटल के द्वारा, और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट किया, कैटायन एनायन बना, लगा हुआ आयनिक बॉन्ड्स बना। लेकिन एक लोग हुए, नाम है फजान, ठीक है। फजान का ये कहना था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% को आयनिक नहीं लग रहा था। कह रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 100% आयनिक नहीं है, इसके अंदर भी कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब सवाल आता है कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट देखो तो ठीक है, अब आयनिक के अंदर कहाँ से कोवेलेंट देख रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर है। फिर कहा कि भाई लगने से कुछ नहीं होगा, साबित करके बताओ कि कैसे मान लें कि कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। कह रहे कि हाँ, उसको हम साबित करते हैं, और उसको समझाने के लिए वहाँ पर वो क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, ठीक है। उसको समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, तो उसको ध्यान देना वहाँ पर। चलो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर इनको रीड करा दो ना। देखो आपको यहां पर क्या कहता है, फजान रूल की हम बात करने वाले हैं। फजान अपनी बातों को क्या समझाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप ऐसा समझो, ये एक कैटायन है और उसके बगल में ये एक एनायन है, ठीक है, ऐसे ये एक दूसरे के बगल बगल पड़े हैं, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि देखना, यहां पर इस बात का ध्यान देना, जब कैटायन एनायन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे बगल बगल होते हैं, तो कैटायन क्या करता है, एनायन को अपनी तरफ खींचता है। जाहिर सी बात है, अट्रैक्शन तो होना चाहिए। तो जब कैटायन एनायन को अपनी तरफ खींचता है, तो एनायन क्या कर जाता है, इसका स्ट्रक्चर बदलने लगता है, ऐसे कुछ। अब देख रहे हैं यहाँ पर, पहले ऐसा था, अब ऐसा होने लगा। पहले कैसे था, ऐसे था ना, ऐसे, अब ऐसा होने लगा। तो ये जो यहाँ पर इसकी तरफ खिंचता जा रहा है ना, इसी के लिए उन्होंने, फजान ने कहा, हम इसको कहेंगे इसका पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इसका, पोलराइजेशन। तो इनका ये कहना था, जब कैटायन एनायन के एडजेसेंट पोजीशन पे रहता है, बगल बगल रहता है, तो कैटायन एनायन को अपनी तरफ खींचने लगता है। क्या करता है, खींचने लगता है। और एनायन क्या कर जाता है, उसका स्ट्रक्चर अब बिगड़ने लगता है, ठीक है। वो क्या कर जाता है, इसकी तरफ धीरे धीरे खींचने लगता है। अभी थोड़ा सा खींचा है, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे वहाँ पर क्या हो जाता है, तो हम वहाँ पर देखेंगे वो और ज़्यादा खींचने लगता है, ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड होने लगता है। धीरे धीरे इसकी तरफ वो पोलराइज होने लगता है। कह रही है जो इनके अंदर क्वालिटी आ रही है ना, पोलराइजेशन की, कैटायन की तरफ बढ़ने की, ये पोलराइजेशन इंडिकेट करता है कि इनके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये जितना ज़्यादा इसकी तरफ पोलराइज होते जाएंगे, उतना ज़्यादा इनके पास कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर कैटायन और एनायन की बात आती है, पोलराइज कौन होता है, एनायन। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होने लगता है, बिगड़ने लगता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो हम ढूंढ रहे हैं आयनिक के अंदर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, वो कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम ऐसा कह सकते हैं पोलराइजेशंस के। किसके हो जाएगा, पोलराइजेशंस के। कह रहे हैं कि एनायन जितना ज़्यादा उसकी तरफ पोलराइज होता जाएगा, उतना ज़्यादा उसके पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये भी आता है, चलो ठीक है, आपने कहा इसकी तरफ खींच रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कब ज़्यादा खींचेगा, कब कम खींचेगा? कैसे, इस बात को भी साबित करते हैं। इस बात को भी साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, मैं कैटायन के लिए 2 टर्म लूंगा, एनायन के लिए 2 टर्म लूंगा। कैटायन के लिए एक टर्म लेता हूं, फिर वहां पर 2 कॉन्सेप्ट, फिर एनायन के लिए। अपनी बात को समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, समझना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैटायन के लिए उन्होंने एक टर्म लिया, वो कह रहे थे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और एनायन के लिए उन्होंने लिया यहां पर पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी।
तो केटायन के लिए उन्होंने कहा कि केटायन जितनी पावर के साथ एनायन को अपनी तरफ खींचता है, जितनी पावर के साथ एनायन को अपनी तरफ खींचता है, वो उसका क्या कहलाता है? पोलराइजिंग पावर। कौन खींच रहा है? केटायन। तो केटायन की पावर को बोला गया पोलराइजिंग पावर। एनायन का इसकी तरफ पोलराइज हो जाना, एनायन के लिए उन्होंने क्या यूज किया? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर को अगर हम चाहें जैसे शॉर्ट में समझने के लिए पीपी लिख दे और यहाँ पर पोलराइजिंग एबिलिटी पीए लिख देते हैं, ठीक है। अब कहा ये तो आप बता रहे हैं इनके पास इनके पावर को पोलराइजिंग पावर, इनके पोलराइज होने की एबिलिटी को पोलराइजिंग एबिलिटी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है कि कम है? हमें कैसे पता चलेगा इनके पास पोलराइजिंग एबिलिटी ज़्यादा है कि कम है? कह रहे वो भी समझा रहे, सब्र रखो, वो भी समझा रहे हैं। तो वो क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पर देखना। वो कह रहे हैं कि जो पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो ये कह रहे हैं कि पोलराइजिंग पावर जो हो जाता है किसी भी केटायन के पास, पोलराइजिंग पावर किसका टर्म है? केटायन का। वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज ऑफ केटायन के। किस हो जाता है? चार्ज ऑफ केटायन। केटायन के ऊपर जितना चार्ज होगा, जैसे 1 चार्ज है, +2 है, +3, +4, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसके पास पोलराइजिंग पावर, एनायन को अपनी तरफ खींचने की पावर आएगी। और साथ ही साथ कह रहा है कि यहाँ पर दूसरा कॉन्स्टेंट इसके लिए बोलते हैं, वो कहते हैं वो क्या हो जाता है? साइज ऑफ केटायन। केटायन की साइज के क्या? इनवर्सली। पहला कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं केटायन को समझाने के लिए, दूसरा ये उसके पोलराइजिंग पावर का कह रहे हैं कि अगर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा केटायन को, 1 +, 2 +, 3 +, 4 जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा एनायन को अपनी तरफ खींचने की इसके पास पावर होगी। और अगर बात करते हैं कि साइज की, तो साइज के कह रहे हैं केटायन की साइज के इन्वर्सली होगी वो पावर। मतलब जितना छोटा होगा, जितनी छोटी साइज का होगा उतना ज़्यादा उसके पास पोलराइजन, एनायन को अपनी तरफ खींचने की पावर होगी। और अगर बड़ी साइज का, भारी भरकम, बुजुर्ग हो गया, तब नहीं खींच पाएगा। कब खींच पाएगा? जब वहाँ पर उसकी साइज छोटी होगी, तब यहाँ पर एनायन को अपनी तरफ बहुत अच्छे से खींच पाएगा। कौन? केटायन। से तो इसके इन्वर्सली कहा गया चलो पोलराइजिंग पावर। और कुछ बताने केटायन क्या? नहीं, ये 2 बहुत है। कहा गया तब एनायन के रेस्पेक्ट में बताओ। कह रहे हैं हाँ पोलराइजिंग एबिलिटी। कह रहे हैं कि केवल कोई एक एनायन कितना केटायन की तरफ खींचेगा, उसके लिए वो भी कह रहे थे यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है चार्ज ऑफ एनायन। किसके ऊपर? चार्ज ऑफ एनायन के ऊपर, चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली। और एनायन के ऊपर जो चार्ज है अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट ये था। अगर मान लेते कभी एनायन के ऊपर चार्ज सेम आ जाए सभी के ऊपर, तब कह रहे तब वहाँ पर साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज। लेकिन याद रखना केटायन की साइज के इनवर्सली कह रहे थे, लेकिन एनायन की साइज की क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली। तो इससे ये साबित होता है कि केटायन हमारा जितना ज़्यादा, एनायन हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज वाला हो और साथ ही जितनी बड़ी साइज का होगा, जितनी बड़ी साइज का होगा उतनी आसानी से खिंच जाएगा, उतनी आसानी से केटायन उसको खींच पाएगा। अगर एनायन छोटी साइज का है तो केटायन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा पोलराइज करने के लिए। लेकिन अगर एनायन हमारा जितनी बड़ी साइज का होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? आप बताओगे वहाँ पर उसके पास पोलराइजिंग एबिलिटी। तो आपने देखा केटायन के लिए 2 टर्म्स बताया गया, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर जो कि चार्ज ऑफ केटायन के डायरेक्टली, साइज ऑफ केटायन के इनवर्सली, और पोलराइजिंग एबिलिटी एनायन के लिए बोला गया जो कि चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली और साइज ऑफ एनायन के क्या हो जाता है? इनवर्सली। कहा गया ये चलो ठीक है, यहाँ पर पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग एबिलिटी को देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर, कितना पोलराइजेशन होगा, ये एनायन कितना पोलराइज होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है, कितना ज़्यादा पोलराइजिंग एबिलिटी। तो इसीलिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन से पूछा गया कब ज़्यादा पोलराइजेशन होगा? जब बताओगे जब वहाँ पर केटायन के पास ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो और एनायन के पास ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइजिंग एबिलिटी हो, तभी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अब बताओगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मैं सारी बातों को समराइज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर में मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जिसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखना वहाँ पर, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है उसको देखते हैं। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पोलराइजेशन कह रहे हैं कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखो आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर ही पूछता है, तो अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान देना। कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर के, और ये इनके होते हैं। तो अब मैं डायरेक्टली सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करके लिख रहा हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पर पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट लगाएंगे और स्टेप बाय अब यहाँ पर लगाएंगे।
कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्ट इक्लिप्स में हो जाएगा चार्ज ऑफ कैटायन के। ये पहला कॉन्सेप्ट होगा जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। अगर सभी कैटायन के चार्ज सेम है तब हमें दूसरे कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, और अगर दूसरे हमने देखा सभी कैटायन की साइज भी सेम है तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। और अगले स्टेप पे क्या करेंगे वहां पर, तो हम वहां पर आएंगे। अब एनायन से देखें, कैटायन से दो तरीके थे, अगर इससे डिसाइड नहीं हो पाता कोवेलेंट कैरेक्टर तो हम एनायन पे आते हैं। और एनायन पे हमने कहा था यहाँ पर चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन, और इसके क्या हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर चार्ज ऑफ एनायन भी सबके चार्ज सेम है तो कहा गया भाई तब अगले स्टेप पे आओ, और यहां पर हो जाता है साइज ऑफ एनायन जी। और अब ऐसा मत कहना कि ये भी सेम हो जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चौथे लेवल तक आकर के वो डिसाइड हो जाएगा। तो याद रखना, अगर 4 आयनिक कंपाउंड हमें दे दिया जाए और कहा जाए कि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर अरेंज करो, या फिर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कहाँ पर है, ऐसा कभी पूछा जाएगा तो हमारे पास ये तरीका होगा कोवेलेंट कैरेक्टर को पकड़ने का। और मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे कॉन्सेप्ट को लगाना। पहले चार्ज ऑफ कैटायन देखना, लगा तो ठीक है, अगर इससे डिसाइड नहीं होता तब हम दूसरे पे स्टेप पे आएंगे उतर करके 1 अपॉन साइज ऑफ कैटायन का देखेंगे, अगर इससे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले स्टेप पे आएंगे चार्ज ऑफ एनायन से सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 4th पे जहाँ पर कहता है साइज ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर चलते हैं। बताओ कंपाउंड हमारा कैसा था, आयोनिक, उसके अंदर क्या निकल रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा बताओ, अगर ये आयनिक कैरेक्टर, ये कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा, ये तो होगा। इसीलिए याद रखना कि अगर कल को हमसे कोवेलेंट ना पूछ कर कहते हैं काम करो आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपको पता है, कोवेलेंट कैरेक्टर की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, जब आयनिक का पूछा जाए इसका उल्टा कर दे। तो यहाँ पर जैसे कि कोवेलेंट कहता मैं तो चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, तो आयनिक कहेगा नहीं मैं तो चार्ज ऑफ कैटायन के इनवर्सली। कोवेलेंट कहेगा मैं तो साइज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, तो आयनिक कहेगा मैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर इसके डायरेक्टली। तो जो इसके ये यहाँ पर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका जस्ट उल्टा कहाँ पर आ जाएगा, आयनिक वाले में आ जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना। हाँ समझ में, अब इसको मिटाते हैं, यहाँ पर मिटा दे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यही कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। और जब भी अगर आयनिक बोलेगा तो कोवेलेंट के उल्टा लगाना है वहाँ पर, और वहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप ही आयनिक के लिए भी देखेंगे। अगर चार्ज ऑफ कैटायन के इनवर्सली हो जाएगा आयनिक, साइज के डायरेक्टली हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनायन के इनवर्सली हो जाएगा आयनिक, और साइज ऑफ कैटायन एनायन के भी इनवर्सली हो जाएगा। जो ये डायरेक्टली है वो इनवर्सली हो जाएगा, जो इनवर्सली डायरेक्टली हो जाएगा आयनिक वाला। चलो मिटाते हैं सारी चीजें। अब आते हैं यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, फजान रूल क्या बताता है इसको समझते हैं। Covalent character of ionic compounds, Fazan rules. When anion and cation approach to each other, the valence shell of anion is pulled towards cation. ठीक है, तो anion का जो valence shell है वो cation की तरफ खींचने लगता है। Anion, cation, nucleus and the shape of anion deform. अब anion का जो फॉर्म था वो बिगड़ने लगता है। This phenomena of deformation of anion by a cation is known as polarization. इसी को हम क्या बोलते हैं, polarizations का नाम देते हैं। And the ability of cation to polarize nearby anion is called, anion की वो पावर को क्या बोलते हैं जिसकी वजह से cation की वो पावर जिसकी वजह से anion को खींच लेते हैं, उसको कहते हैं polarizing power of cation। फिर आगे आपको बताता है यहाँ पर Fazan pointed out that greater is the polarization of anion in molecules, more is covalent character in it. तो फजान पॉइंटेड आउट दैट, फजान क्या बताते हैं यहाँ पर कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का इन मॉलिक्यूल, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा पोलराइजेशन, ज़्यादा खींच रहा है, ज़्यादा कोवेलेंट, तो पोलराइजेशन की वजह से तो आया था क्या वहाँ पर, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, आपको ये कह रहे हैं कि मोर डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, मोर विल बी पोलराइजेशंस देन कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीजेस देन। ठीक है, तो आपको यही कह रहा है कि जितना ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता जा रहा है। ठीक है, ये फजान अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं।
तो बताया क्या, फजान गिव सम रूल्स विच गवर्न द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक कंपाउंड्स विच आर एज फॉलो। जैसे यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले एक बार जैसा मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें ध्यान देना। कहा गया पोलराइजिंग पावर चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली। पोलराइजेबिलिटी एनायन के लिए देखा जाता था, चार्ज ऑफ एनायन के और साइज ऑफ एनायन के दोनों का डायरेक्टली था। पूछा गया पोलराइजेशन तुम किसके कह रहे हो, मैं पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग एबिलिटी दोनों के डायरेक्टली हूं। कहा गया ठीक है। फिर जब कोवेलेंट कैरेक्टर से बोला गया तो कह रहे कि मैं पोलराइजेशन के डायरेक्टली, पोलराइजेशन इनके तो मैं भी इनके हो जाऊंगा। तो अब यहां पर मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान देना, जो मैंने आपको यहां पर बताया ये क्रमशः यहां से स्टार्ट करना है। कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, यहां से चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, ये फेल होगा बताने में तो दूसरा आएंगे साइज ऑफ एनायन के कैटायन के इनवर्सली। ये फुल फेल होता है तो वहां पर चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली और चार्ज ऑफ एनायन के साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली, अगर वो फेल होता है तो। और कभी अगर हमसे पूछा जाए आयोनिक कैरेक्टर बताओ, तो आयोनिक कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर बताओगे कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। चलो यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया कंपाउंड विथ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज फॉर्म। देखो ये तो आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है, लेकिन पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ये कराता हूं कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर उसके बाद उसको कराता हूं। कह रहे कंपाउंड विथ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज फॉर्म फ्रॉम। आपको 4 कंपाउंड्स दिए कि पूछा गया सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पर होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली, चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली और साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली था। अब देखना यहाँ पर कैटायन ये होगा जब Na और Cl बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर एनायन है, तो इनका कैटायन और एनायन का चार्ज अगर दिखा है तो देखो पहला स्टेप था, स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप क्या बोलता था, चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, जिसके पास जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसके पास उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर बात करते हैं इस कैटायन के पास भी +1 +1 प्लस, सबके पास +1, कहा गया इससे नहीं डिसाइड हो पा रहा, अगला कुछ बताओ। कहीं काम करो, चार साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली, जिस कैटायन की साइज छोटी होगी कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा, छोटी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सोडियम सीजियम और सोडियम, आपको पता है सीजियम और सीजियम की साइज, यहां पर सीजियम की साइज तो बड़ी है, इसका मतलब इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा नहीं होगा, सीजियम को साइड में रखो। अब बचे हैं कौन, सोडियम, इनकी साइज छोटी होती है क्योंकि आपको बताया सोडियम आ जाएगा, ठीक है, पोटेशियम आ जाएगा, रुबिडियम आ जाएगा, तब जाके सीजियम, मतलब सोडियम तो काफी छोटा, ये तो काफी बड़े, इसलिए बड़ी साइज के थे तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर कम आएगा। हमने कहा तुम दोनों इन दोनों ऑप्शन को हटा दो। अब बचे पहला और चौथा, यहाँ पर छोटी साइज का कैटायन है, लेकिन अब सवाल आता है लेकिन दोनों की साइज सेम है ना, दोनों एक जैसे, तो कहा गया ठीक है। अब यहां से नहीं डिसाइड हो रहा, हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे आए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या, चार्ज ऑफ एनायन। हमने कहा देखो ये एनायन का चार्ज तो -1 है, अच्छा इसका भी -1 है, दोनों -1 है, तो ये भी नहीं डिसाइड हुआ। अब क्या होगा, कह रहा था साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली, तो साइज ऑफ, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन फिर क्लोरीन तब ब्रोमीन, ऐसा आता था, तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी बड़ा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लगाओगे तभी जाकर के आप सही से एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के सही आंसर पे आप पहुंच जाओगे। पहले क्या देखा, चार्ज ऑफ कैटायन नहीं डिसाइड हुआ, फिर दूसरा साइज ऑफ एनायन कैटायन के इनवर्सली, 2 लोग कट गए, 2 बचे रह गए छोटे छोटे साइज के, लेकिन दोनों की साइज सेम थी, अब भी टक्कर चल रहा है। फिर चार्ज ऑफ एनायन सेम, नेट बता पाए। फिर लास्ट में साइज ऑफ एनायन, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हमने कहा इसकी साइज बड़ी, इसी को टिक करो, आया समझ में। तो NaCl का यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। चलो अब यहाँ पर ये आते हैं, यहाँ पर कंपाउंड विथ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम। देखो इसको भी उसी की तरह देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ज ऑफ कैटायन, और यहाँ पर फिर सेम वैसे ही चीजें हैं, यहाँ पर चार्ज सबका सेम है कैटायन का, तो पहला कॉन्सेप्ट नहीं, आयनिक कैरेक्टर, और आयनिक हमें पता है क्या हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर की क्या हो जाएगा, इनवर्सली, इसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसको भी लगाएंगे। चार्ज ऑफ कैटायन से देखना था, तो हमने कहा कैटायन के चार्ज सबके सेम है, फिर हमने कहा साइज ऑफ, और अगर साइज की बात करते हैं तो याद रखना कोवेलेंट कहता है मुझे छोटी साइज का कैटायन मिलेगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पर ये आयनिक कैरेक्टर बोलेगा हमें बड़ी साइज का कैटायन चाहिए, तो आपको पता है ये छोटी साइज की ये और ये थे, ये तो कैंसिल हो गए, अब बचे हैं ये और ये। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको कहता है कि लेकिन दोनों की साइज बड़ी बड़ी है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है, तो अब क्या किया जाए, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कैटायन की साइज तो सेम है। अब आते हैं एनायन के ऊपर, एनायन पे क्या पहला देखेंगे, चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, ये भी गया काम से,
अब कहता है फोर्थ वाले पे आओ। फोर्थ क्या बोलता था, कोवैलेंट के लिए चौथा कहता था कि साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली, लेकिन आयनिक कहेगा अगर तुम डायरेक्टली थे तो मैं तो इनवर्सली हो जाऊंगा, मतलब जो छोटी साइज का एनायन होगा वहां पर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो अब इन दोनों में ये बड़ी साइज के नहीं छोटी साइज कम कहेंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी जाकर के कुछ होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले कैटायन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, उससे अगर डिसाइड होता है ठीक है, फिर एनायन पे जाना है तो वहां पर देखना है। अगर कोवैलेंट करेक्टर बोला तो जो आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कौन डायरेक्टली कौन इनवर्सली वो देखना है। हाँ, आयनिक बोला तो पहले आपको देखना है कहां पर जाकर डिसाइड कर सकते हैं, चार्ज ऑफ कैटायन पे, साइज ऑफ कैटायन पे, चार्ज ऑफ एनायन पे, या फिर साइज ऑफ एनायन पे, कहां पर डिसाइड करेंगे वहां पर आकर के देखो। फिर कोवैलेंट करेक्टर में जो था डायरेक्टली था तो इसमें इनवर्सली कर दो, अगर इसमें कोवैलेंट करेक्टर में इनवर्सली था इसको डायरेक्टली कर दो। तो ये करना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोवैलेंट करेक्टर, कह रहे किसके पास सबसे ज्यादा कोवैलेंट करेक्टर होगा। तो चलो देखते हैं किसके पास कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। पहले आपको इनका कैटायन एनायन लिखना पड़ेगा। आपको पता है Zn2+ आएगा Cl- है कि नहीं, कैल्शियम क्लोराइड है Ca2+, यहाँ पर माइनस, कॉपर क्लोराइड है, अब यहाँ पर कहेंगे +1 की के क्लोरीन लगे यहाँ तो माइनस। तो हमसे क्या पूछा गया, कोवैलेंट करेक्टर। तो स्टेप बाय स्टेप चले। कह रहा था चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, इस कैटायन के पास कितना चार्ज है 2+, इसके पास कितना है 2+, इसके पास, कहा गया तुम रेस में नहीं, अब ये 2 लोग हैं। फिर कह रहे हैं कि साइज, किसके साइज ऑफ कैटायन के, वो भी इनवर्सली आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कभी भी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाता है वो, ठीक है, साइज घटने लगता है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम इस किनारे पर आते हैं कैल्शियम, स्कैडियम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वनेडियम, क्रोमियम, जो भी है, मैग्नीज, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर लास्ट में जिंक आता है। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, घटता जाता है। वैसे आपको बताइए सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर इनकी साइज बड़ी होती है और जैसे हम यहाँ जाएंगे वो घटता चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या, इनकी साइज बड़ी, इनकी साइज छोटी, इनकी साइज छोटी, तब बताओगे भाई तब इन्हीं को टिक कर दो, क्योंकि कोवैलेंट करेक्टर क्या हो जाता था, कैटायन की साइज के इनवर्सली, जिसकी साइज छोटी उसी का कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा। तो हम कहेंगे ZnCl2 के पास कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा। पहले चार्ज की वजह से इन दोनों को होल्ड किया, इन दोनों को हटा दिया, फिर इसमें भी आ गए साइज पे, तो साइज इनकी छोटी है तो ये ज्यादा ये कम। तो अब आगे आपको कहता है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर पूछ रहे हैं, मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर, ठीक है 14 नंबर, ठीक कोई बात नहीं। तो आयनिक करेक्टर किसके पास ज्यादा होगा, फिर से यहां पर प्लस माइनस, पहले हमको देखना है किस लेवल पे जाकर के डिसाइड होगा, तब जाकर के कोवैलेंट का उल्टा करके इसको देखेंगे। चार्ज ऑफ कैटायन से डिसाइड हो रहा है, नहीं। साइज ऑफ कैटायन, सभी में कैटायन सोडियम प्लस है तो साइज भी सबकी सेम है, सेम कैटायन है। हमने कहा चलो कैटायन का काम करता है। अब एनायन के पास आते हैं, क्या चार्ज ऑफ एनायन से कुछ डिसाइड हो रहा है, आप बताओगे नहीं। तो चार्ज से नहीं तो साइज ऑफ एनायन के, लेकिन हमसे आयनिक पूछ रहे हैं तो कोवैलेंट कहता है मैं तो साइज ऑफ एनायन के भी डायरेक्टली कहा गया, तब तो मैं तो इनवर्सली हो जाऊंगा, साइज ऑफ एनायन के इनवर्सली। इसका मतलब क्या होगा बताओ, जो सबसे छोटी साइज का होगा एनायन उसी का आयनिक करेक्टर बड़ा होगा। आपको बताया फ्लोरीन से छोटा और कौन हो सकता है हैलोजेंस में, तो आप बताओगे डी वाला। तो सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर इसके पास पाया जाएगा। चलो आते हैं यहां पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर, स्टेप बाय स्टेप चलना, दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ आयनिक करेक्टर पूछा जा रहा है, पहले यहां पर इनका कैटायन एनायन बना लो, ठीक है, 2+- तो बताओ आयोनिक करेक्टर कह रहा है तो हम चार्ज ऑफ कैटायन की बात करते हैं। कोवैलेंट कहता तो मैं तो डायरेक्टली होता, तब तो आयनिक करेक्टर मैं तो इनवर्सली हो जाऊंगा। ये कहेगा मैं तो भाई चार्ज ऑफ किसके, चार्ज ऑफ कैटायन के इनवर्सली हो जाऊंगा। कहा गया ठीक है, अगर ये इनवर्सली हो जाता मतलब कह रहे जिसका चार्ज ऑफ कैटायन कम होगा उसी के पास आयनिक करेक्टर ज्यादा, तो इन दोनों के पास 1-1, ये दोनों क्या काम से ज्यादा चार्ज लेके बैठे थे, क्योंकि आयनिक पूछा जा रहा है ना। कोवैलेंट होता तो हम इन दोनों को काट देते। अब क्या हो जाता है, कहा गया चलो ठीक है दोनों के पास चार्ज सेम है। अब यहां पर कह रहे हैं साइज से देखो, और आयनिक करेक्टर कहेगा, कोवैलेंट कहता है मैं तो साइज के इनवर्सली चला जाता है, तो कहेगा तब तो मैं तो साइज के डायरेक्टली, साइज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली, मतलब जो बड़ी साइज का होगा, जो बड़ी साइज का होगा उसका आयनिक करेक्टर ज्यादा। और आपको पता है सोडियम के नीचे कौन पाया जाता है, पोटेशियम, तो ये बड़ी साइज का, ये छोटी साइज का, तो बताओ KCl के पास ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा इन कंपेरिजन टू NaCl के।
चलो यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसके पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा था जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, पता है क्या, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर ही पूछा जा रहा है कि नहीं भाई। ये बोल करके वो क्या बताना चाहते हैं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स बोल दिया, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स बोल दे, तो इसका मतलब तुरंत समझ लोगे कि ये आयनिक कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर की बात कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से नियम के हिसाब से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो चार्ज ऑफ कैटायन बता पा रहा है नहीं, साइज ऑफ कैटायन बता पाएगा नहीं, हम आते हैं यहाँ पर चार्ज ऑफ एनायन बता पाएगा नहीं। तो आयनिक करेक्टर की बात आती है तो बताओगे, कोवैलेंट कहता है तो मैं तो चार्ज साइज ऑफ एनायन के भी डायरेक्टली कहेगा, मैं तो इन्वर्सली रहूंगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटी साइज का ये, तो इसी से डी वाला टिक हो जाएगा। आ समझ में। चलो देखते हैं यहां पर नेक्स्ट, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो। तो अगर आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो इसका मतलब कम पूछने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर उसका उल्टा आपसे कह रहे हैं भाई मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, प्लस माइनस Ba2 प्लस है, Be2 प्लस, यहाँ पर माइनस Mg2 प्लस माइनस Ca2 प्लस और यहाँ पर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कहता है मैं चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली होता हूँ, तो कहा कि इनको काट दो, ये तो एक ही है, सब दो दो लेके बैठे हैं, तो एक वाला तो गया काम से। अब कह रहे हैं अगला, और मैं साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली हूँ, जो सबसे छोटी साइज का कैटायन होगा उसी के पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और मैं आपको बता दूं बेरिलियम ऊपर, फिर मैग्नीशियम नीचे, फिर कैल्शियम और नीचे, और नीचे जाने पर आपको पता है किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे छोटी साइज कौन है, बेरिलियम। तो बताओ कि बेरिलियम सबसे छोटा है, तो BeCl2 के पास मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब कि मिनिमम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स होगा, तो BeCl2, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यहां पर और देखते हैं यहां पर क्या होता है। एक क्वेश्चन में आपको कहता है कि पोलराइजेशन में बी कार्ड एज डिस्टोर्शन ऑफ द शेप of an anion by an adjacently placed cation, which of the following statement is or correct। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा, कह रहे हैं कि पोलराइजेशंस मे बी कार्ड एज अ डिस्टोर्शन ऑफ द शेप ऑफ द एनायन। पोलराइजेशन कहा जाता है कि उसमें एनायन का जो शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड, वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है जब उसके बगल में कौन बैठा होता है, कैटायन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही है। कह रहा है कि लेसर पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट कैटायन ऑफ लो रेडियस। कह रहे छोटा कैटायन कम पोलराइजेशन करता है, नहीं, पोलराइजेशन मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो बताओगे छोटी साइज का कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन करता है, तो इन्होंने कहा कि एक लेसर पोलराइजेशन छोटे कैटायन के देखने को मिलता है, बहुत गलत बोल रहा है। कह रहा है लार्ज कैटायन इज लाइकली ब्रिंग अबाउट अ लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। लार्ज मतलब बड़ी साइज का कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, गलत ये भी, क्योंकि हमें पता है छोटी साइज का ही कैटायन क्या करता है, एनायन को बड़ी तेजी से खींच सकता है। तो चलो यहां पर कहता है लार्ज पोलराइजेशन ब्रॉट अबाउट बाई अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज। सही कह रहे, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा वहां पर क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। इसलिए आप बताओ कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, स्मॉल एनायन इज लाइकली टू अंडरगो लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। कह रहे अगर स्मॉल एनायन होगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, गलत, तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं और यहां तक आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आयनिक बॉन्ड जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है, उसके जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बचता है, और कोवैलेंट बॉन्ड पे देखना कि सबसे ज्यादा आप ऐसा कह सकते हैं 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्ड के पूरा का पूरा कोवैलेंट बॉन्ड से पूछा जाता है। तो अगले टर्न से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं, थैंक यू।